लेट्स प्रैक्टिस समराइजिंग अ पैराग्राफ बाय यूजिंग मिदास। तो जो अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है मिदास टच की, उससे हमने जो टर्मिनोलॉजी ली है मिदास, अब हम इसको इस्तेमाल करके एक पैराग्राफ है उसको समराइज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे। अगर आप में से किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है समरी राइटिंग ऑफ अ पैसेज, यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप उसको समराइज करें। तो उसको समराइज कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि समरी क्या है। Summary is to give a concise overview of a text main points in your own words। यानी कि आपके पास जो टेक्स्ट है आप उसके मेन पॉइंट्स को अपने अल्फाज में लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड अ समरी। समरी के लिए कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, शॉर्ट एंड पैसेज, यानी कि आपके पास जो भी पैसेज है आप उसको शॉर्ट करके लिखेंगे, अपने अल्फाज में लिखेंगे और आपने उसमें अपनी कोई ओपिनियन जो है उसको मेंशन नहीं करना, विदाउट एनी जजमेंट आपने रिपोर्ट बैक करना है। एंड 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी कि जो आपके पास टेक्स्ट है आपने उसका 1/3 जो है वो लिखना है। ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब हम देखते हैं कि समरी राइटिंग का प्रोसेस है क्या। याद रखिएगा कि जब भी आप समरी लिखते हैं तो उसके प्रोसेस के लिए एक टूल है जिसको हम समराइजेशन टूल कहते हैं, और वो टूल क्या है? द मिदास टच। मिदास टच क्या है? इनफैक्ट जो मिदास है ये एक बादशाह का नाम है, ये एक फेरी टेल है। ये एक स्टोरी है, किंग मिदास एंड गोल्डन टच। तो वहां से ये द मिदास टच जो है टर्मिनोलॉजी ली गई। तो ये एक फेरी टेल है जिसमें मिदास एक बादशाह का नाम है और वो अपने महल में हंसी खुशी रह रहा होता है। उसके पास दुनिया भर का जो वो सोना मौजूद होता है और वो और अमीर होना चाहता है और उसकी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं से उसके पास सोना आ जाए किसी तरह और वो उसको इकट्ठा करता रहे। तो उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता जो वो लालच बढ़ती जाती है और उसकी एक छोटी बेटी है आ, जो जिसका नाम मैरी गोल्ड है, और वो अपनी उस बच्ची के साथ बड़ा खुश होता है, उस बच्ची से बहुत प्यार करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका अपनी बच्ची के लिए प्यार कम होता जाता है और उसकी लालच सोने के लिए बढ़ती जाती है। और जब उसकी लालच सोने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसी लम्हे वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने जो सोना है उसको गिनूं। तो वो महल के उस कमरे में जाता है जहां सोना भरा हुआ होता है, उस सोने को गिनना शुरू करता है। तो वो उस महल में जो सोने का जो कमरा है उसमें बैठकर जब सोने के सिक्के गिन रहा होता है तो उसी लम्हे उसके सामने एक परी आती है और वो परी उससे कहती है कि तुमने दुनिया की सारी दौलत कमा ली लेकिन अभी भी तुम्हें दौलत की लालच है। तो उसने कहा हाँ, मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर का सारा सोना जो है वो मेरे महल में आ जाए और मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाऊं और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो वो परी उसको कहती है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है, लेकिन ये याद रखो कि अगर ये ख्वाहिश तुम्हारी पूरी की तो तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं हाथ आएगा। लेकिन वो उसको इस कदर लालच होती है, वो कहता है कि नहीं, मेरी ख्वाहिश पूरी की जाए। तो परी कहती है ठीक है। तो परी उसको वो ताकत दे देती है अपनी जादू की छड़ी से कि उसको कहती है कि तुम जिस चीज को छुओगे वो सोने की बन जाएगी। लेकिन कल सुबह होते ही जब सबसे पहले तुम बिस्तर से उठोगे तो उसके बाद तुम्हें ये ताकत हासिल हो जाएगी। फिर जिस चीज को तुम टच करोगे वो सोने की बनती जाएगी। वो बहुत खुश हुआ, वो रात को खुशी खुशी सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने कहा कि परीस ने मुझे मिली थी तो क्यों ना मैं इसका टेस्ट कर लूं एक बार कि टच करने से कोई चीज सोने की बन जाएगी। उसने अपने बिस्तर को टच किया तो वो सोने का बन गया। कमरे में टेबल था, लैंप था, उसने उनको टच किया, सोने के बन गए। अब उसके लिए खाना जब वो टेबल पर रखा गया, जब वो टेबल पर बैठा खाने के लिए, जब उसने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया तो गिलास सोने का बन गया। उसके अंदर जो पानी था वो भी सोने का बन गया। इसी तरह जितना भी खाना था उसने बारी बारी तमाम प्लेट्स को टच किया तो वो तमाम सोने की बनती गई। अब वो थोड़ा सा परेशान भी हुआ कि ये क्या, इस तरह तो मैं कुछ खा पी नहीं सकूंगा। तो उसी लम्हे वो देखता है कि उसकी बेटी हंसी खुशी आ रही होती है उसकी तरफ और वो आके उसके साथ चिपक जाती है। जब वो उसके गले लगती है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसी खुशी में वो ये भूल जाता है कि मैंने अगर इसको टच किया तो वो सोने की बन जाएगी, और वो अपनी उस बेटी को टच कर देता है। टच करने के बाद वो भी सोने की बन जाती है।
अब मिदास बहुत ज्यादा अफसुर्दा है, बहुत ज्यादा परेशान है, रोना चिल्लाना शुरू करता है, इस कदर गिरिया वजारी करता है कि आखिरकार वो परी दोबारा उसके सामने आती है और वो कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो मिदास कहता है कि तुमने जो मुझे ये पावर दी थी कि मैं जिस चीज को टच करूं वो सोने की बन जाए, तो गलती से मैंने अपनी बेटी को भी टच कर दिया और वो सोने की बन गई। तो अब इस तरह करो कि मुझसे सारी दुनिया का माल जो है वो मुझसे ले लो, तमाम जो गोल्ड मैंने जमा किया वो वापस दे लो, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। वो परी कुछ देर के लिए सोचती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल जाए तो तुम्हें अपनी लालच को छोड़ना पड़ेगा और जितनी भी चीजें सोने की हैं उनको वापस उसी हालत में लेके आना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं करने को तैयार हूं। तो उसने कहा ठीक है, तुम जिस चीज को छुओगे वो दोबारा अपनी पहली हालत में आती जाएगी और सबसे आखिर में तुम अपनी बेटी को टच करोगे तो वापस आ जाएगी, लेकिन उसके बाद ये पावर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। वो परी ये कहकर गायब हो जाती है। फिर मिदास रिवर्स ऑर्डर में तमाम चीजों को जो है वो छूता जाता है और सबसे आखिर में अपनी बेटी को छूता है और वो दोबारा जो है वो सोने की जो बनी होती है वापस इंसानी हालत में आ जाती है। तो इस स्टोरी से ये एक टर्मिनोलॉजी ले ली गई, द मिदास टच। वुडंट इट बी अमेजिंग इफ एवरीथिंग यू टच टर्न टू गोल्ड, स्पेशली योर स्कूल वर्क। तो बिल्कुल मिदास की तरह, क्या ये अमेजिंग नहीं है कि आप जो है अपने स्कूल का काम जो है उसको टच करें तो वो गोल्ड का हो जाए। गोल्ड का मतलब ये है कि जो आप लिखें वो बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज ठीक हो और पैरामीटर्स जितने भी डिफाइंड हैं उनके मुताबिक हो। तो यूजिंग द मिदास टच you will be able to create sparkling summaries and your comprehension will glisten। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिस तरह मिदास टच है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो समरीज हैं वो स्पार्कल करना शुरू कर देंगी, उनमें भी ब्राइटनेस आ जाएगी। तो भी हम देखते हैं ये मिदास टच के थ्रू हम अपनी जो समरी है उसको कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, मिदास MIDAS, M stands for main idea, I stands for identify important information, D stands for disregard or delete trivial information, A stands for analyze repeated information and S stands for simplify। तो ये 5 आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने इनको फॉलो करना है। इनको फॉलो करने के बाद आपकी जो एक समरी है वो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड आपके सामने आ जाएगी। तो बारी बारी हम इन टूल्स को देखते हैं, MIDAS, और फिर उसके बाद हम समराइज करते हैं। तो आइए लेट्स प्रैक्टिस समराइजिंग अ पैराग्राफ बाय यूजिंग मिदास। तो जो अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है मिदास टच की, उससे हमने जो टर्मिनोलॉजी ली है मिदास, अब हम इसको इस्तेमाल करके एक पैराग्राफ है उसको समराइज करते हैं। और उसको समराइज करने से पहले हम देखते हैं कि MIDAS, दीज स्टैंड फॉर व्हाट, और फिर उसके बाद हम एंड पे समराइज करेंगे। M स्टैंड फॉर मेन आइडिया। मेन आइडिया में क्या है, आपने देखना है कि टॉपिक क्या है, इसमें मेन आइडिया दिया हुआ है या नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो आपने उसको इन्फर करना है। फिर आपने देखना है कि पैराग्राफ किस चीज के मुतालिक है, ऑथर का पर्पस क्या है, और फिर आपने फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस जो पैसेज है उसको देखना है और सवाल करना है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। आमतौर पे इसके जो जवाब है वो हमें फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन में मिल जाते हैं। तो ये करने के बाद आपको मेन आइडिया जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये एक पैसेज दिया है, एक पैराग्राफ दिया है, आपने इसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपने देखना है कि इसमें जो मेन आइडिया है वो क्या है। जैसे देखिए, a tornado is a powerful twisting windstorm. It begins high in the air among the winds of a giant storm cloud. People who have watched a tornado's howling reach down the sky have said it is the most frightening thing they have ever seen. In some parts of the Parker, these windstorms are called twisters or cyclones। अब हम देखते हैं कि इसमें मेन आइडिया क्या है। तो आपने इसमें से मेन जो आइडियाज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया। अब मेन आइडियाज को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसको अलग से लिख लिया। तो अब ये देखिए, इस पैराग्राफ में से आपने मेन आइडिया ढूंढ लिया। मेन आइडिया क्या है, टोर्नेडोज आर फ्राइटनिंग पावरफुल ट्विस्टिंग विंडस्टॉर्म्स समटाइम्स कॉल्ड ट्विस्टर्स और साइक्लोन्स दैट स्टार्ट्स इन जायंट स्टॉर्म क्लाउड्स। तो ये आपका मेन आइडिया है जो आपने इस पैसेज को पढ़ने के बाद लिख दिया। अब उसके बाद आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपके पास एक पैराग्राफ है, आपने उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, अगर टाइटल मौजूद है उसको देखें, हेडिंग्स हैं तो देखें, सब हेडिंग्स हैं, या अगर कोई बोल्ड वर्ड्स हैं आप उनको देख लें, इटैलिक में वर्ड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, अंडरलाइन वर्ड्स हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, कोई पिक्चर है, इलस्ट्रेशन है, चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, मैप्स,
इनमें से कोई भी चीजें दी गई हैं तो तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं। तो ये एक पैराग्राफ है, आपने इसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ देखिए हमने इसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ देखिए ये मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। अब जब मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर लिया तो मैंने इसको अलग से लिख दिया अपने अल्फाज में। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक लाइन में लिख दिया, तो इस पैराग्राफ में से मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अलग कर लिया। तो आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। थर्ड थिंग इज डी। डी मीन्स डिसरिगार्ड और डिलीट ट्रिवियल और लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपने इसमें से जो लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपने उसको डिसरिगार्ड कर दिया, यानी कि उसको इग्नोर कर दें। जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर कर दें। तो आपने यहाँ क्या करना है, ये देखिए इग्नोर अनइम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स। तो अब जब आपने इसको डिलीट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो अब आपने जो बाकी इंफॉर्मेशन है आपने उसके बारे में एक जो लाइन है या एक पैराग्राफ है, समरी है, वो लिखनी है। और यहाँ देखिए कि मैंने इस पैराग्राफ को समराइज कर दिया। कैसे किया, मैंने जितनी भी लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी या अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मैंने उसको इग्नोर कर दिया और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेके मैंने उसको समराइज कर दिया। अब उसके बाद हम चलते हैं ए स्टैंड्स फॉर एनालाइज रिपीटेड इंफॉर्मेशन। आपने देखना है कि कोई इंफॉर्मेशन रिपीट तो नहीं हुई, अगर हुई है तो आपने उसको एनालाइज करना है। तो यहाँ मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, आपने इंपॉर्टेंट डिटेल्स की लिस्ट बना लेनी है। रिपीटेड इंफॉर्मेशन को देखना है और देखना है कि क्या वो इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। तो वो जो रिपीटेड इंफॉर्मेशन है अगर तो वो इंपॉर्टेंट है तो आप उसको समरी में इंक्लूड करें, वरना उसको इग्नोर करें। अब यहाँ देखें कि हमें रिपीटेड इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, अली लव्स प्लेइंग वीडियो गेम्स। एक और सेंटेंस मैंने लिख दिया, अली थिंक्स वीडियो गेम्स आर फन। अब ये देखिए कि मुझे लग रहा है कि मैंने रिपीट किया, तो मैं इसको सिंपल करता हूं, मैं कहता हूं अली लव्स वीडियो गेम्स बिकॉज ही थिंक्स इट इज फन। तो आप ये देखिए कि मैंने इसको रिपीटेड इंफॉर्मेशन जो अली है और ये वीडियो गेम्स है ये रिपीटेड इंफॉर्मेशन है। तो मैंने अली और वीडियो गेम को डिसरिगार्ड किया, इसको एक बार लिखा और उसके बाद इसको समराइज कर दिया। तो समराइज जब करेंगे तो आपने यहाँ ये कुछ वर्ड्स हैं, आपने इनको लिखना है इनकी बजाय, यानी कि आपने शॉर्ट फॉर्म जितना आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे सर्कल अराउंड को आप सर्कल लिख सकते हैं, राइट डाउन को राइट लिख सकते हैं, नाउ अडेज, करंटली, ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग, ड्यू टू द फैक्ट दैट, बिकॉज। तो ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आप देखिए कि आपने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। अभी हम इसको देखते हैं एनालाइज की मजीद और डिटेल्स कि आपने करना क्या है, अवॉइड एडवर्ब्स। जो एडवर्ब्स हैं आपने उनको अवॉइड करना है, उनको आपने अपनी राइटिंग में नहीं लिखना और कोशिश करें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की तरफ जरूर जाएं। यानी कि एक इंफॉर्मेशन दी है, एक फ्रेज दी है, तो आपने कोशिश करना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं। जैसे रिपीटिंग आइडियाज इन अ सेंटेंस, इसकी बजाय आप रिडंडेंट वर्ड यूज कर लें। अ सेंटेंस विद अनक्लियर मीनिंग, अगर यूं लिखा है तो आप वेग लिख दें। अ लिस्ट ऑफ बुक्स की जगह पे कैटालॉग लिख दें। डिलेइंग एन एक्टिविटी की जगह पर प्रोक्रेस्टिनेट लिख दें। तो आप कोशिश करें कि आपके पास जो फ्रेजेस हैं उनकी बजाय आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएं और देखें कि इसकी सब्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड यूज किया जा सकता है। उसके बाद हम मजीद देखते हैं एनालाइज के बारे में। यहां देखिए कि आपने कंपाउंड कम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस हैं उनको सिंपल सेंटेंस में लिख दें। जैसे अली इज देयर ओबीडियंट सन एंड ही इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब ये कंपाउंड सेंटेंस है, आपने इसको सिंपल कर दिया, अली देयर ओबीडियंट सन इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब यहां देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो आपने इसको सिंपल बना दिया। फिर मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज किया, आपने इसको सिंपल बना दिया। तो आपने कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल बनाना है, जिससे क्या होगा कि आप रिपीटेड इंफॉर्मेशन से अवॉइड करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं एस स्टैंड फॉर समरी। लेकिन समरी राइटिंग में जो डोंट्स हैं जिनसे आपको अवॉइड करना है वो क्या है, आपने एब्रीविएशंस नहीं लिखनी अपनी समरी में। आपने पर्सनल इंटरप्रिटेशन या पर्सनल एग्जांपल्स उनको मेंशन नहीं करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन नहीं करना। ऑथर का जो मीनिंग है आपने सिर्फ उसी को मेंशन करना है, अपनी तरफ से कोई भी चीज अज्यूम नहीं करनी, डिटेल्स में आपने नहीं जाना और जो वर्ड्स की रेपिटेशन है आपने उससे अवॉइड करना है। अब यहां देखिए मैंने एक पैसेज दे दिया है, अब इसको समराइज करना है और इसको समराइज करने के साथ साथ हम इसका टाइटल भी देते हैं। तो आप इस पैसेज को देख लीजिए और यहां देखिए कि मैंने इसको समराइज किया है। तो आप ये देखिए कि मैंने यहां से मेन आइडियाज को ले लिया, एम स्टैंड्स फॉर मेन आइडिया।
फिर आई था, मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर डी था, मैंने डिसरिगार्ड लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ गया। फिर ए था, एनालाइज रिपीटेड इन्फॉर्मेशन। और फिर एस था, एस स्टैंड्स फॉर सिंप्लीफाई, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। और ये जब 5 चीजें मैंने कर ली, तो फिर मैंने उसके बाद उसकी समरी लिखी। और आप ये देखिए कि टाइटल मैंने लिख दिया और 1/3 ऑफ द पैसेज। कोशिश कीजिएगा जो टाइटल आप लिखेंगे वो ऐसा टाइटल हो कि जो इस पूरे पैसेज को कवर करे। उसके अलावा टाइटल का जो जितने भी वर्ड्स हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखिएगा। इसमें हम जो कंजंक्शंस हैं या प्रेपोजिशंस हैं, इनके जो लेटर्स हैं हम आमतौर पे स्मॉल लिखते हैं, और आर्टिकल्स भी, तो इनका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। इसके अलावा जो मेन वर्ड्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटल लिखते हैं। और कोशिश कीजिए इसको मार्कर से लिखिए और अंडरलाइन जरूर कीजिए ताकि ये हाईलाइट हो। उसके बाद समरी, और ये आप देख सकते हैं समरी मैंने लिखी है। तो टॉप पे आप सबसे पहले टाइटल लिखेंगे जिस तरह यहाँ दिया है, फिर उसके बाद समरी का आप टाइटल दें, उसके बाद आप समरी लिखें। ब्लॉक फॉर्मेट में बेहतर है, आप उसको मोस्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें। एक पैराग्राफ में समरी होगी और उसके बाद इसको आप 1/3 जो पैसेज है आप उसमें करेंगे। तो ये देख लीजिए 1/3 है ऑलमोस्ट। तो आप इस तरीके से समराइज करेंगे। अब इसके बाद मैंने एक सैंपल पैसेज दिया है। आप ये पूरा जो पैसेज है याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि 3 पैराग्राफ्स हैं। बेशक ये 3 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन ये एक सिंगल पैसेज है जिसमें एक सिंगल आइडिया है। तो ये एक पैसेज है, आपने इस पैसेज को रीड करना है। इस पैसेज को रीड करने के बाद इसका जो टाइटल है वो आपने लिखना है और इसको समराइज करना है अपने वर्ड्स में। तो आप इसको गौर से देखिए और उसके बाद इसको समराइज कीजिए। यही आपकी आज की एक्टिविटी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।